दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विचारधारा यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसमें आप जानेंगे विचारधारा क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा, विभिन्न विचारकों द्वारा विचारधारा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं या विपरीत विचारधाराएं कौन सी हैं, और अंत में हम विचारधारा के स्रोतों यानी सोर्सेज के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के दौरान आप कई ऐसे तथ्यों से रूबरू होंगे जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी राजनीतिक विचारधारा। विचारधारा वैसे तो विचारों का समुच्चय है, साथ ही ये विचारों का विज्ञान भी है। समाज में कई प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं और सभी विचारधाराओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इनके जो समर्थक हैं अपने विचारधारा के समर्थन में सिद्धांत और तर्क प्रस्तुत करते हैं ताकि अपनी विचारधारा को सही और पुष्ट कर सकें। तो दोस्तों विचारधारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विचारों का समुच्चय भी है, विचारों का विज्ञान भी है। देखिए, विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता है। इसका संबंध मानव और उसके सामाजिक परिवेश से होता है। मानव आप जानते हैं कि एक सामाजिक प्राणी है, साथ ही साथ वो एक विवेकशील प्राणी है क्योंकि उसमें सोचने विचारने की क्षमता है, अच्छा बुरा जानने की भी क्षमता है। मानव में बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है और उसके अपने सामाजिक वातावरण में निरंतर अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन भी होता है और इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप विचार और विचारधाराएं जन्म लेती हैं। तो आपने सही जाना है कि विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता है। मानव सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है। वो अपने साथ के यानी अपने साथ रहने वालों से, अपनी प्रकृति और वातावरण से अंतःक्रिया करता है और उसमें सोचने विचारने और निर्णय लेने की क्षमता होती है और इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप विचार और विचारधाराओं का जन्म होता है। दोस्तों जितने भी विचारक हैं अपने विचारों को या तो स्वयं ही किसी विशेष विचारधारा का नाम देते हैं अथवा उनके अनुयायी उनके विचारों की विचारधारा का आवरण पहना देते हैं। जैसे आप जानते हैं महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और नैतिक साधनों पर आधारित विचारों पर बल दिया था और उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को गांधीवाद यानी गांधीज्म की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल दिया था। इसी आधार पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा को उनके मानने वालों ने वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद नाम दिया था। एक विचारक हैं सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन का कहना है कि विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन विचारधारा यानी आइडियोलॉजी शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान समय में हुआ है। वर्तमान समय में विचारधाराओं में जन आंदोलन की प्रेरणा दी है और वर्तमान में विचारधाराओं के युग का आरंभ 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। एक और विचारक हैं एम वाटकिंस। इनका कहना है कि विगत 2 शताब्दियों से पाश्चात्य जगत अशांति के काल में रह रहा है जिसे विचारधाराओं का युग कहा जा सकता है और 20वीं सदी के 9वें दशक तक स्थिति ये थी कि समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों तथा संघर्षों का जो विश्लेषण है वो विचारधारा के आधार पर ही किया गया है और कुछ विचारकों में परस्पर प्रबल मतभेद की स्थिति थी और ऐसा माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समस्त घटना चक्र पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा के आपसी संघर्ष का परिणाम है। दोस्तों आप जान लीजिए कि राजनीति विज्ञान में जो विचारधारा या आइडियोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग आधुनिक रूप में या आधुनिक समय में ही किया गया है। एक विचारक हैं डेस्टूड द ट्रेसी। कौन से विचारक हैं? फ्रांसीसी विचारक हैं। फ्रांसीसी विचारक डेस्टूड द ट्रेसी और इनका समय काल 1754 से 1836 है। डेस्टूड द ट्रेसी या डेस्टड द ट्रेसी इन्होंने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और इनका समय काल 1754 से 1836 है।
ये एक फ्रांसीसी विचारक थे। विचारधारा को ट्रेसी ने असंदिग्ध सत्य माना था और संदेह रहित सत्य अथवा परम सत्य को उन्होंने विचारधारा कहा था। और आप जान लीजिए कि डेस्टू द ट्रेसी जो कि फ्रांसीसी विचारक थे, उन्होंने सबसे पहले विचारधारा का प्रयोग किया और विचारों के विज्ञान के रूप में उन्होंने कहा कि हमारे विचार जो हैं वो अनुभव मूलक होते हैं, यानी अनुभव मूलक ज्ञान पर हमारे विचार आधारित होते हैं। अलौकिक या आध्यात्मिक घटनाएं सही विचारों के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। इसलिए उन्होंने विचारधारा को वैज्ञानिक या विचारों का विज्ञान या असंदिग्ध तथ्य सत्य कहा था। विचारधारा बहुत ही व्यापक शब्द है। इसका कलेवर बहुत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है और ये पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता है और दार्शनिक और वैज्ञानिक जटिलताओं से भी परिपूर्ण है। जैसे अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसमें एक कोई शब्द विशेष या कोई टर्मिनोलॉजी लीजिए तो उसकी एक ही सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती है। उसी तरह से विचारधारा के बारे में भी कोई एक स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती है। विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, सबके अपने सिद्धांत और तर्क हैं जिनके आधार पर विचारक अपनी विचारधाराओं को सही सिद्ध करते हैं। स्ट्रास, ह्यूप और पाशनी विचारक हैं। इनके अनुसार विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज अथवा राज व्यवस्था का विवेचन किया जाता है और जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए वही विचारधारा है। डेनियल बेल, आप जानते हैं डेनियल बेल बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के अंत से संबंधित विचारक हैं। डेनियल बेल ने विचारधारा को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है और एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। स्नाइडर और विल्सन, इनका कहना है कि विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का समूह है जिसका प्रचार मुख्यतया योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में इस प्रकार किया जाता है कि मानो वह एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के विशिष्ट विश्वास बन गए हों। जैसे जो भारत के राजनेता रहे हैं उपदेशात्मक भाषा में बोलते हैं कि भारत की राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। एलेन बाल, आप एलेन बाल को तुलनात्मक राजनीति में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि जब वे राजनीतिक विचार यानी विभिन्न विषयों और समस्याओं से संबंधित स्पष्टतया व्यक्त, संबद्ध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं तो हम उनको राजनीतिक विचारधारा कहने लगते हैं। उन्हें विचारों की सक्रियता संबद्ध पद्धतियां कहा गया है। तो एक तरह से देखा जाए कि मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं और संबंधों में परिवर्तन या उनकी रक्षा से संबंधित विचारों के समूह विचारधाराएं हैं और सब विचारधाराएं राजनीतिक सत्ता के लिए वितरण के स्वरूप से संबंधित होती हैं। तो देखिए, सामाजिक समूह के व्यवहार को संचालित करने वाले विचारों के समुच्चय के रूप में विचारधारा की परिभाषा अनेक लेखकों ने दी है और B.K. गोखले के शब्दों में विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार और आकांक्षाएं रखता है। देखिए, रोंडी, एंडरसन और क्रिस्टल विचारक हैं। उनके अनुसार एक राजनीतिक विचारधारा विचारों की व्यवस्था है जो राज्य की प्रकृति की विवेचना करती है और राज्य के नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों का वर्णन करती है। ऐसी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समुच्चय होती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि विचारधारा कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ रखने वाला टर्म नहीं है और विचारधारा को विचारों के समुच्चय या विचारों के विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा सकती है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था और उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का वर्णन करती है।
बहुत ही सामान्य रूप में अगर हम विचारधाराओं को समझने का प्रयास करें, तो अगर हम विचारधाराओं के स्वरूप को जानें तो आप जान लीजिए कि विचारधारा को कुछ लोग विचारों का समुच्चय यानी सेट ऑफ आइडिया कहते हैं, और कुछ लोग विचारों का विज्ञान यानी साइंस ऑफ आइडियाज कहते हैं। विचारों का समुच्चय मानने वाले जो विचारक हैं वो स्वीकृत मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, और ये जो है विचारों का समुच्चय मानने वाले विचारक, ये बंद दिमाग का लक्षण होता है और इसमें कार्रवाई यानी एक्शन की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जो विचारक विचारधारा को विचारों का विज्ञान मानते हैं वो विश्वस्त ज्ञान की तलाश में रहते हैं, और ये खुले दिमाग का लक्षण है, और इसमें सत्य यानी जो ट्रुथ होता है उसकी जिज्ञासा होती है। तो विचारधारा की प्रकृति जो है इन्हीं दो रूपों में हम समझ सकते हैं, विचारधारा विचारों के समुच्चय और विचारों के विज्ञान के रूप में। और ये विचारधारा जो हम आज इस टॉपिक में अध्ययन कर रहे हैं वो विचारधारा को हम राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जोड़कर जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कोई भी समूह दोस्तों अपनी विचारधारा के आधार पर ये निर्धारित करता है कि सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है, सत्ता का प्रयोग का अधिकार किस वर्ग को है, या सत्ताधारियों के चयन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। और जब विचारधारा का प्रयोग किसी व्यवस्था को कायम रखने या उसमें सीमित या आमूल परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है तो वो राजनीति का अंग बन जाती है। और इस टॉपिक में हम राजनीतिक विचारधारा का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो कोई विचारधारा या तो शासक वर्ग की जो है शासक वर्ग को वैधता प्रदान करती है या क्रांति की प्रेरणा देती है, और साथ ही साथ विचारधारा जो है अनुयायी यानी फॉलोवर्स को कार्रवाई की ओर प्रेरित करती है, और उसी विचारधारा की रक्षा के लिए कई लोग अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए भी तैयार होते हैं। अगर इसको हम सामान्य रूप से जो है इसको समझने का प्रयास करें तो आप जान लीजिए प्राचीन यूनान में अरस्तु ने जो स्वतंत्र जन थे उनके स्वार्थ को बढ़ावा देने के लिए दास प्रथा का समर्थन किया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट ने मानव गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी के सिद्धांत पर बल देते हुए दास प्रथा को तर्कशून्य ठहराया था। अरस्तु ने शासन की स्थिरता पर बल देते हुए क्रांति की निंदा की थी और क्रांति को रोकने के उपाय सुझाए थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने मनुष्य की प्रगति के लिए क्रांति को आवश्यक माना था। तो इस तरह से कई प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, उनके विरोध में भी कई विचारधाराएं पनपती हैं। इसी तरह से जो है विचार और विचारों का जो है विकास होता है। अब आइए देखते हैं राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आधुनिक युग में विचारधारा का युग फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 से प्रारंभ होता है, और इस क्रांति ने विश्व को सर्वप्रथम समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के साथ राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का संदेश दिया था। विचार और विचारधाराओं की उत्पत्ति मानव और उसके सामाजिक पर्यावरण में अंतःक्रिया के कारण होती है, और विचारों का जो जन्म होता है वो वर्तमान में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है, कौन से सामाजिक मूल्य हैं और जो संरचनाएं हैं उनके औचित्य को सिद्ध करने, उनकी व्याख्या करने के लिए होता है। या फिर विचारधारा का प्रयोग प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और मूल्यों में परिवर्तन के लिए होता है। एक तो अपने विचारों या अपने मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए, और दूसरा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के लिए विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। और जब आप कहते हैं कि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद विचारधाराएं हैं तो ये दोनों परिवर्तन विरोधी को विचारधाराएं हैं। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद को साधारणतः परिवर्तन विरोधी और समाजवाद को परिवर्तनवादी विचारधारा माना जाता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक विचारधारा संपूर्ण रूप से पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करती है। कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण नहीं है, यद्यपि वे सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के निदान और समाधान का दावा करती हैं। राजनीतिक विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का साधन भी माना जाता है, और यदि समाजवाद, साम्यवाद तथा मार्क्सवाद की विचारधाराएं राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के संपूर्ण परिवर्तन का माध्यम मानी जाती हैं
तो सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं जिसमें फांसीवाद और नाजीवाद हैं, ये सामाजिक नियंत्रण के साधन भी माने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। ये इस ग्रंथ के लेखक जो हैं प्रसिद्ध यथार्थवादी विचारक हैंस जे मार्गेंथाउ हैं। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने का आवरण कहा जाता है। और वो उदाहरण देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने कहा कि वे लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय जैसी उदारवादी विचारधाराओं की रक्षा के लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के मनोबल को बढ़ाकर जर्मनी के विरुद्ध उनकी विजय में अत्यधिक योगदान दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपने ये पढ़ा है। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध अपने पक्ष को लोकतंत्र बनाम फांसीवाद के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी। और इस प्रकार जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का आवरण पहनाते हुए ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड पर अधिकार किया था। और इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में भीषण शीत युद्ध यानी कोल्ड वार प्रारंभ हुआ। दोनों महाशक्तियों ने विचारधारा के आवरण में शक्ति की राजनीति और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी और नव उपनिवेशवादी नीति, शस्त्रीकरण और अणुशक्ति के प्रसार की वृद्धि को नीति अपनाया। लेकिन अपनी विदेश नीति के यथार्थ स्वरूप यानी शक्ति की राजनीति को छिपाने के लिए अमेरिका ने स्वतंत्र विश्व की विचारधारा और सोवियत संघ ने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा के आवरण को पहने रखा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से विचारधाराओं की आड़ लेकर कई राष्ट्र जो है अपने स्वार्थों की सिद्धि भी करते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण कारक भी है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन विचार और विचारधारा में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। चिंतनशील और भावना प्रधान होने के नाते मानव कई प्रकार की समस्याओं के प्रति सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। और जब कोई प्रतिक्रिया तर्क बुद्धिपरक स्वरूप ग्रहण कर लेती है तो उसे विचार कहा जाता है। और जब राजनीतिक विचार स्पष्टतया व्यक्त, संबद्ध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा यानी आइडियोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से विचारधारा को विचारों का विज्ञान कहा जाता है। हमने शुरू में ही पढ़ा है कि विचार या विचारधारा का उदय शून्य में नहीं होता है। विचारधारा का उदय, विकास और उत्कर्ष सामाजिक पर्यावरण की प्रकृति के अनुरूप होता है। और किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक चेतना होती है वो विचारधारा का प्रमुख स्रोत होती है। अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, मैजनी, टॉल्स्टॉय, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, ये जो राजनेता रहे ये अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से राजनीतिक विचारों के जन्म में ऐतिहासिक भूमिका इन्होंने निभाया। और ये काफ़ी हद तक उनका जो सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण, तत्कालीन परिस्थितियाँ और जो उन परिस्थितियों में रहने वाली लोगों की भावनाएं थीं वो भी महत्वपूर्ण थीं। सभी विचारधाराओं का जो नेचर या प्रकृति होती है वो एक समान नहीं होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके मध्य मतभेद पाया जाता है और परस्पर विरोधी विचारधाराओं की इस स्थिति को हम क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधाराओं के संघर्ष की संज्ञा देते हैं। जैसे रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 हुई थी, उसके बाद विश्व में पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष का उत्कर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के समय देखा जा सकता है, जब शीत युद्ध में दो परस्पर विचारधाराएं, पूंजीवाद और साम्यवादी जो विचारधाराएं थी उनका आपस में संघर्ष हुआ और दोनों गुटों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने अपने विचारधाराओं के प्रसार पर बल दिया। और शीत युद्ध को स्पष्ट रूप से विचारधाराओं का संघर्ष कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और देखिए धुरी राष्ट्रों के मध्य लोकतंत्र बनाम अधिनायकवादी विचारधारा के संघर्ष का प्रतीक था।
लेकिन पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा के मध्य संघर्ष ने सारे विश्व को लपेट लिया था। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विलोम या विरोधी हैं। पूंजीवाद आप जानते हैं उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इसमें निजी लाभ पर बल दिया जाता है। साम्यवादी विचारधारा में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवाद के अनुसार साम्यवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति दास के समान होती है। आर्थिक उत्पादन के लिए प्रेरणा के अभाव में अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता, जबकि साम्यवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति केवल अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण करते हैं और राज्य पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। तो दोनों ही विचारधाराओं ने अपने अपने तर्कों से विश्व के राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया था और ये काफ़ी हद तक विचारधाराओं से प्रेरित था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गोखले के नेतृत्व में उदार राष्ट्रीयता और तिलक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रीयता के बीच गहरा विवाद चला। दोनों विचारधाराएं थीं जिन्होंने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता से स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने किया था। लेकिन उदारवादी जो गुट था और उग्रवादी गुट था, दोनों का ही, भले ही दोनों विरोधी विचारधाराएं रहीं, दोनों का योगदान था। आज़ादी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में संवैधानिक साधनों और क्रांतिकारियों के क्रांतिवादी चिंतन और क्रांति के बीच वैचारिक संघर्ष था। सावरकर बंधु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हरदयाल आदि क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा तथा नैतिक साधनों पर आधारित सत्याग्रह की राजनीति का प्रबल विरोध किया था। हालांकि दोनों ही विचारधाराओं के सम्मिलित प्रयास से भारत आज़ाद हो सका था, लेकिन ये दोनों ही विचारधाराएं तत्कालीन कालखंड में एक साथ कार्य कर रही थीं। जो टोटलिटेरियन समाज होता है या सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, इसमें राजनीतिक विचारधारा पर विशेष बल दिया जाता है। स्पष्ट है कि सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विचारधारा पर विशेष बल दिया जाता है और यही उसका प्रमुख लक्षण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा पश्चिम के उदारवादी लोकतंत्र में विचारधाराओं की भूमिका कम है। उदारवादी लोकतंत्र का बहुलवाद सर्वाधिकारीवादी राज्यों में विचारधारा द्वारा अनुशासित सामाजिक व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आप जान लीजिए कि विचारधारा सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक यथार्थ के संबंध में देखा जाए तो विचारधारा की कठोरता में संशोधन करना पड़ता है। स्टालिन ने विश्वव्यापी साम्यवादी क्रांति के सिद्धांत को ठुकराकर एक देश में समाजवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। राज्य के धीरे धीरे लोप हो जाने के साम्यवादी सिद्धांत को उसने इस आधार पर अस्वीकृत किया कि सोवियत संघ चारों तरफ से पूंजीवादी देशों से घिरा हुआ है, इसलिए सोवियत संघ में राज्य के लोप होने की संभावना नहीं है। और राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया में भ्रष्ट या अक्षम भूमिका के कारण विचारधारा में आमूल परिवर्तन करना पड़ता है, अन्यथा विचारधारा की मृत्यु हो सकती है। 1917 में लेनिन और बोल्शेविकों के विजय के बाद मार्क्सवाद लेनिनवाद सोवियत संघ का शासकीय राजनीतिक सिद्धांत बन गया, लेकिन 1990-91 में पूर्वी यूरोप में मार्क्सवाद के महल का विध्वंस हुआ और 1991 में मार्क्सवाद लेनिनवाद का वैचारिक और शक्ति केंद्र सोवियत संघ भी टूट गया था। और मार्क्सवाद जैसी ठोस और सशक्त राजनीतिक विचारधारा के पतन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये है कि मार्क्सवाद अपनी रूढ़िगत व्याख्या के कारण न तो सोवियत अर्थव्यवस्था को सुधार सका और न ही विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को संशोधित कर सका। मार्क्सवाद लेनिनवाद के पतन से ये सिद्ध हुआ कि किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता का एकमात्र आधार कोई विचारधारा नहीं हो सकती। इसके कई कारक और भी होते हैं जो विचारधारा के साथ चलते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उनके पास अपने प्रतीक होते हैं, अपने पुराण यानी ग्रंथ होते हैं और विशिष्ट नायक होते हैं, और सब विचारधाराओं का स्वर अनिवार्य नैतिक होता है और इसी आधार पर वो अपने अनुयायी बढ़ाते हैं और मानने वालों की संख्या बढ़ाते हैं ताकि उनकी विचारधारा के प्रति लोगों का विश्वास और निष्ठा गहरा हो। साम्यवाद के पैगंबर मार्क्स और एंजेल्स हैं। उनके नायक लेनिन, स्टालिन, माओ, ख्रुश्चेव और ब्रेजनेव हैं।
उनके पुराण या महत्वपूर्ण ग्रंथ दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैं और श्रम की प्रधानता देने वाला हंसिया तथा हथौड़ा उनका प्रतीक है और इनके आधार पर व्यक्ति अपने विचारधाराओं को जो है पोषित और पुष्ट करता है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में विचारधाराओं का मुख्य कार्य वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं को वैधता देना है। अरब देशों की इस्लामी विचारधारा ने वहाँ की राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं को औचित्य और वैधता दी है। इसके अलावा विचारधाराएं परिवर्तन को अपनाने और उसकी व्याख्या करने में सहायक होती हैं और इस संदर्भ में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए दोस्तों, प्रकृति के आधार पर राजनीतिक विचारधाराओं का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे आदर्शवादी बनाम यथार्थवादी विचारधारा, उदारवादी बनाम अनुदारवादी विचारधारा, लोकतंत्र बनाम सर्वाधिकारवादी विचारधारा, पूंजीवाद बनाम समाजवाद या साम्यवादी विचारधारा और संवैधानिक बनाम क्रांतिकारी विचारधारा। तो विचारधाराएं कई हैं, उनकी अपनी मान्यताएं भी हैं और इस आधार पर इन विपरीत युग्मों की विचारधाराओं को समझा जा सकता है। जैसे उदारवादी लोकतंत्र और औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में विचारधारा संबंधी प्रतिबद्धता बहुत कम पाई जाती है। अब ये कहा जाने लगा है कि विचारधारा के युग का अंत हो गया है। विचारधारा का अंत या विचारधारा के युग का अंत, ये डेनियल बेल एक विचारक हैं, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विचारधारा का जो अंत है ये था कि औद्योगिक विकास की उन्नत अवस्था में किसी देश के सामाजिक आर्थिक संगठन का स्वरूप वहाँ प्रचलित विचारधारा से निर्धारित नहीं होता, बल्कि औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास के स्तर से निर्धारित होता है। अमेरिका के विचारक डेनियल बेल ने अपनी कृति द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, उसका नाम ही था विचारधारा का अंत, उसमें ये तर्क दिया कि विचारधारा का अंत हो चुका है। विचारधारा का अंत यानी जब समाज उन्नत अवस्था में होता है और पोस्ट इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी होती हैं वो किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हों, चाहे किसी भी, जब जो है समाज उत्तर औद्योगिक समाज में होता है तो वो एक जैसे विकास प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं, किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं होते हैं। विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है। ये राष्ट्र के लोगों को जोड़ने में सीमेंट का कार्य करती है। विचारधारा से नागरिकों में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना बढ़ती है और युद्ध काल में उनका मनोबल बढ़ता है। विचारधारा का नागरिकों पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, लेकिन नागरिकों के लिए ये जरूरी नहीं है कि उन्हें विचारधारा का पूरा ज्ञान ही हो। कई लोग विचारधारा के मूल तत्वों को समझे बिना ही उसका समर्थन या अनुकरण करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय जीवन धारा में विचारधारा का महत्व बहुत अधिक है। चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या सर्वाधिकारी व्यवस्था हो, उनकी प्रकृति भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन उन दोनों में विचारधाराएं होती हैं और इन राज्यों की प्रकृति में अंतर होने के कारण विचारधाराओं में परस्पर संघर्ष भी पाया जाता है। और आधुनिक युग में राजनीतिक विचारधाराएं किसी एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रीय सीमाओं के परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के चिंतन को प्रभावित करते हैं। समाजवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद, ये विचारधाराएं पूरे वैश्विक स्तर पर लोगों के मनोभाव, विचार, विश्वास और तर्कों को प्रभावित करती हैं। अंत में आइए देखते हैं दोस्तों, राजनीतिक विचारधारा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी सोर्सेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। दोस्तों, राजनीतिक विचारधारा के एक नहीं बल्कि कई स्रोत होते हैं। प्राचीन राजनीतिक विचारधारा का स्रोत यूनान का राजनीतिक चिंतन है। बार्कर का कहना है कि राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से हुआ है और इसकी उत्पत्ति यूनानियों के शांत और अस्पष्ट बुद्धिवाद से प्रेरित है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उनमें वेद, स्मृतियाँ, पुराण, मनु, वाल्मीकि, कौटिल्य और शुक्र, भीष्म आदि का राजनीतिक चिंतन है। रामायण में वर्णित राजनीतिक विचारों की जो गणना है वहाँ से भारतीय राजनीतिक चिंतन शुरू होता है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा या चिंतन का मुख्य स्रोत सोफिस्ट और सुकरात का राजनीतिक चिंतन है। प्लेटो का ग्रंथ रिपब्लिक है। अरस्तु का पॉलिटिक्स है। एपिक्यूरियन और स्टोइक का राजनीतिक दर्शन तथा रोमन राजनीतिक विचारक पोलिबियस, सिसरो और सेनेका के राजनीतिक चिंतन से प्राचीन राजनीतिक चिंतन का उदय माना जाता है।
इसी तरह मध्यकाल में जो है ईसाई धर्म के विचारक संत एम्ब्रोज और संत ऑगस्टाइन के राजनैतिक दर्शन पर, मध्यकालीन विचारधारा पर बहुत अधिक इनके विचारों का प्रभाव पड़ा। उत्तर मध्यकालीन पाश्चात्य चिंतन के स्रोत संत थॉमस एक्विनास, जॉन सेलिसबरी, मर्सिलियो ऑफ पेडुआ, जॉन ऑफ पेरिस, दांते आदि की राजनैतिक विचारधारा है। और आधुनिक विचारधाराओं पर बहुत कई विचारकों का प्रभाव है, जिसमें मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, हीगल, ये राजनीतिक विचारक, ये आधुनिक विचारधाराओं के प्रमुख स्रोत इन विचारकों के विचार हैं। और इन विचारकों के जो ग्रंथ रहे हैं उसमें राजनीतिक विचारधाराओं की प्रकृति को अत्यधिक प्रभावित किया है। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, हॉब्स की लेवायथन, लॉक की टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज, बेंथम का द इंट्रोडक्शन टू मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, J.S. मिल की प्रमुख पुस्तक लिबर्टी ऑन लिबर्टी, ग्रीन की कम्युनिस्ट, ये मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। और ये जो विचारक हैं, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें जो है आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं के उदय में और उसको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा आंदोलन का उपागम का केंद्र बिंदु आप जान लीजिए व्यवहारवाद है। आधुनिक युग में जो एक नई विचारधारा ने व्यवहारवाद ने जन्म लिया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और व्यवहारवाद के विकास में मुख्य योगदान ग्राहम वालास, इनकी कृति है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, आर्थर बेंटली की कृति है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, लासवेल और कापलान की पावर एंड सोसाइटी, डेविड ईस्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम, डहल, रॉबर्ट ए डहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, हेराल्ड लासवेल की द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, आमंड और कोलमैन की द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, आमंड और पावेल की रचना है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, मार्टन कैपलान की सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके अलावा टालकाट पार्सन की रचना है द सोशल सिस्टम, 1951 में प्रकाशित हुआ। ओरान यंग की सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डेविड एप्टर की द पॉलिटिकल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये जो ग्रंथ हैं इन्होंने आधुनिक काल में जो विचारधाराएं हैं उनके उदय में योगदान दिया है। वास्तव में जो आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का विकास किया। इसके अलावा आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण और अभिजन वर्ग के बारे में जो आधुनिक दृष्टिकोण हैं उनको गंभीरता से उन पर विचार किया और अध्ययन किया। इसके अलावा पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के अलावा जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा है उनके विकास में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, वी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा के विकास में बंकिम चंद्र चटर्जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और आप जान लीजिए कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन था, तो उसमें राष्ट्रवाद के दर्शन की दो धाराओं का विकास हुआ था, एक तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय चिंतन और सांप्रदायिक राष्ट्रीय विचारधारा। तो विचारधाराएं काफ़ी हद तक समाज और तत्कालीन समय और परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, लेकिन कभी कभी वो उनसे परे भी होती हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं विचारधाराओं के स्रोत, तो इसमें जो है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी जो भारतीय और पाश्चात्य विचारक हैं उनका लेखन, उनकी कृतियाँ, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख भी विचारधाराओं के स्रोत होते हैं। और आप जान लीजिए कि ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में जो चार्टर्स रहे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मैग्ना कार्टा, अधिकारों का याचना पत्र, बिल ऑफ राइट्स, इन्होंने ब्रिटेन में उदारवादी लोकतंत्र के विकास में योगदान दिया था। और धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं विचारों और विचारधाराओं के जो है विकास में।
वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, शुक्र नीतिशास्त्र, कामंदक नीतिशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु के मनुस्मृति आदि ने भारतीय राजनैतिक चिंतन और विभिन्न विचारों के योगदान में, विभिन्न विचारों के विकास में योगदान दिया है। बाइबिल और कुरान शरीफ में निहित विचारों ने ईसाई और इस्लामिक विचारधारा का बीजारोपण किया। और आप जानते हैं कि टॉमस मूर की पुस्तक है यूटोपिया, इन्होंने यूरोपियन समाजवादी चिंतन या विचारधारा के निर्माण में योगदान दिया। महात्मा गांधी की सत्याग्रह और राजनीतिक विचारधारा के स्रोत हेनरी डेविड थ्योरो, उनका एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस और जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट और लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड विद इन अस, ये सारी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं विचारधाराओं के उदय में। साथ ही साथ राजनेता भी विचारधाराओं के उदय और विकास को प्रभावित करते हैं और ये महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। किसी भी देश के राजनेता अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के कारण राजनीतिक विचारधारा के उदय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और आप जान लीजिए, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग ने, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट में, रूस में लेनिन और भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों ने राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित किया है। भारत में गांधी जी के चिंतन के आधार पर गांधीवाद, सर्वोदय की राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से राजनीतिक विचारधाराओं के उदय और विकास में राजनीतिक विचारों के चिंतन, उनका लेखन, जन नेताओं के प्रचलित सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं के बारे में विचार और धार्मिक और लौकिक ग्रंथों में निहित उपदेश आदि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विचारधारा यानी राजनीतिक विचारधारा, जो हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया कि विचारधारा क्या है, इसका अर्थ क्या है, राजनीतिक विचारधारा की प्रकृति कैसी होती है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में विपरीतार्थक चीज़ें क्या क्या होती हैं। और इसमें हमने जो है इस वीडियो के अध्ययन के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर किया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विचारधारा जो है हमेशा जो है विकसित होती है, इसका क्रम होता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो है समाज कभी स्थिर हो जाएगा, हमेशा गतिशील होता है। और उस गत्यात्मक जो है परिवेश में विभिन्न प्रकार के विचार और विचारधाराएं उदित होती हैं, जन्म लेती हैं, उनका आपसी विरोध होता है और नए नए विचारों और विचारधाराओं का जन्म होता है। अगर हम प्राचीन समय से राजनीतिक विचारधाराओं की बात करें तो आप देखेंगे उदारवाद यानी लिबरलिज्म, ये जो है मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है और सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य के सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझता है। इसमें महत्वपूर्ण विचारक जॉन लॉक रहे हैं। बाद में नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म का जो है जन्म हुआ और ये जो है अहस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की वकालत करता है और वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य को जो है विकास में बाधक मानता है। इसी तरह एक विचारधारा है समाजवाद। ये आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है जिसमें समाज में उत्पादन, वितरण और विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व यानी सरकारी नियंत्रण की बात करता है। पूंजीवाद, आप जानते हैं कि पूंजीवाद जो है ये ऐसी विचारधारा है जिसमें निजी जो उत्पादन के साधन हैं उनके निजी स्वामित्व की बात करता है। और साम्यवाद की विचारधारा, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें निजी संपत्ति, वर्ग विभेद का अंत हो जाता है और अंत में राज्य का भी लोप हो जाता है और सभी लोग एक समान हो जाते हैं। साम्यवाद जो है वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की वकालत करता है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान में एक आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म की विचारधारा रही है जिसमें विचार तत्व यानी आइडिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। हीगल, ग्रीन,
और हीगल, ग्रीन और बर्नार्ड बोसांके, ये सभी आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। मार्क्सवाद तो व्यक्ति के नाम पर आधारित विचारधारा है, मार्क्स के विचारों का संग्रह है। मार्क्स के विचारों को आप जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा दी जाती है। मार्क्स के साथ फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन आदि विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार पुष्ट किए और इसी के आधार पर मार्क्सवाद जो है इस विचारधारा का उदय हुआ। और मार्क्सवादी विचारधारा मुख्य रूप से देखा जाए तो कामगारों के हितों की बात करता है और पूंजीपति वर्ग का विरोध करता है। नौ मार्क्सवाद भी विचारधारा है जिसमें मार्क्सवाद के बुनियादी मान्यताओं को लिया गया है, लेकिन वो समकालीन विश्व के आधार पर नए विचार या समकालीन विश्व के आधार पर बदलती परिस्थितियों के आधार पर वो मार्क्सवाद में संशोधन करता है। इसमें थियोडोर एडोर्नो, अल्थूजर, एरिक फ्राम, जयपाल सार्त्र आदि विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी तरह फांसीवाद विचारधारा रही है, नाजीवाद रही है। और फांसीवादी विचारधारा जो है इटली में उदित हुई और जर्मनी में नाजीवाद की विचारधारा हुई। इसमें विचारधारा पर विशेष बल दिया जाता है। फांसीवाद और नाजीवादी विचारधारा में विचारधारा पर बल दिया जाता है, मुख्य रूप से इसमें नेतृत्व पर विशेष बल दिया गया। इसी तरह आधुनिक काल में जैसे नस्लवाद या प्रजातिवाद विचारधारा आई है, सत्तावाद है, सर्वाधिकारवाद है, साम्राज्यवाद है, अराजकतावाद है। इस तरह तरह की विचारधाराओं का उदय हुआ। व्यक्तियों के नाम विशेष पर जैसे मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है, उसी तरह गांधीवाद विचारधारा जो है आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और व्यक्ति के नाम पर जो उदित विचारधाराएं होती हैं उन व्यक्तियों के चिंतन और विचारों का परिणाम होती हैं। अनेकों अनुयायी उनके विचारों को मानते हैं, तो उसी आधार पर उन विचारों और विचारधाराओं को बल मिलता है और उसको व्यापक जन समर्थन और पुष्टि मिलती है। उसी आधार पर ये विचारधाराएं अपना प्रभाव डालती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने शुरू में ही कहा था विचारधारा विचारों का समुच्चय है, साथ ही विचारों का विज्ञान भी है। समुच्चय के रूप में बंद दिमाग का लक्षण है, ये एक्शन पर बल देता है। लेकिन जब हम विचारधारा को आधुनिक अर्थों में विचारों के विज्ञान के रूप में लेते हैं तो ये खुले दिमाग का चिंतन है और ये सत्य की तलाश करता है। लेकिन बाद में विचारधाराओं के अंत की भी बात हुई, क्योंकि समाज का जैसे जैसे विकास होता है वो आर्थिक या औद्योगिक समाज बनता जाता है और विचारधाराएं तब उतनी प्रभावी नहीं रह जाती हैं। इसी आधार पर डेनियल बेल ने विचारधाराओं के अंत की बात की है, क्योंकि सभी लोग बाद में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां विचारों का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाएगा। सभी लोग विकास की एक ऐसी प्रक्रिया में चलेंगे विचारधाराओं के, जिसमें कि आप जान लीजिए सभी लोग विकास की प्रक्रिया का अनुसरण करते हों, चाहे वो किसी भी विचारधारा के पक्ष मानने वाले हों। लेकिन जब वो विकास करने लगते हैं विकास की प्रक्रिया में, तो सभी लोग एक जैसे विकास की बात करते हैं। और जब पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं, समाजवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं, तो उद्योग की तुलना में सेवा के क्षेत्र के कामगारों का अनुपात बढ़ जाता है, प्रशासन में तकनीकी विशिष्ट वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो ऐसे समय में विचारधारा का बहुत अधिक महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन आप देखेंगे तो विचारधाराएं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा समाज में या हमारे परिवेश में उपस्थित रहती हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा विशेष का पोषक होता है, उसका समर्थक होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी अगर जो देखी जाएं तो समय और परिस्थितियों पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसमें हमने विचारधारा के साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी राजनीतिक विचारधारा के बारे में जाना और समझने का प्रयास किया कि राजनीतिक विचारधारा क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं क्या हैं, उनमें कैसे संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है और विचारधारा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।